स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। देखिए यहाँ पर हम यूपीपीसीएल जेई 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था, आज उसके नॉन टेक पोर्शन यानी कि उसके जीएस पोर्शन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2016 के एग्ज़ाम की जीएस सेक्शन की यहाँ पर बात करेंगे। 20 क्वेश्चन होंगे और उनका एक्सप्लेनेशन भी आपको इन्हीं के साथ में मिलेगा। इस वीडियो का उद्देश्य आपको जीएस के बारे में जानकारी देना है कि आपको यूपीपीसीएल जेई के एग्ज़ाम में किस प्रकार की जीएस पूछेगा और आपको जीएस में कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। तो इसीलिए आपको वही टॉपिक पढ़ने होंगे जिसमें यूपीपीसीएल लगातार एग्ज़ाम में पूछता है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। इसके लिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने ये कहा था कि भारत में गरीबी औपनिवेशिक शासन के कारण उत्पन्न हुई थी। एक व्यक्ति ने ये कहा था कि भारत में जो गरीबी उत्पन्न हुई है, जो औपनिवेशिक जो अंग्रेजी शासन है उसके कारण यहाँ पर उत्पन्न हुई है। तो पहला ऑप्शन आप देख रहे होंगे, एम.के. गांधी ने कहा था, आर.सी. दत्त ने, और दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से हो जाता है। कहाँ से है? मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो आपको देखो मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत ज़रूर पढ़ के जाना है। मॉडर्न हिस्ट्री से आपको 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर आंसर यहाँ पर सी करेक्ट है। दादा भाई नौरोजी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि भारत में गरीबी औपनिवेशिक शासन के कारण उत्पन्न हुई है। तो देखो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रखी है। तो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है, आपको इसको रीड करके जाना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कारण उत्पन्न हुई थी। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1867 की बैठक में अपने लेख इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया द्वारा पहली बार धन निकासी की व्यवस्था की व्याख्या की गई। धन की निकासी से तात्पर्य उन भुगतानों से है जो भारत द्वारा ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल एवं उत्तरदायित्व के दी गई। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जो धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। इनके बारे में और क्या पूछता है? दादा भाई नौरोजी के बारे में पूछता है कि भारत का ओल्ड मैन किसको कहा जाता है? तो वो भी दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। और इंग्लैंड में चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और क्या पूछ सकता है इसके बारे में? पूछ सकता है कौन सा लेख था? इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। और धन निकासी का सिद्धांत की व्यवस्था की व्याख्या भी इन्होंने ही करी थी, धन निकासी सिद्धांत। क्वेश्चन बार बार पूछता है, आपने ऑब्जेक्टिव लगाए होंगे तो आप देखते होंगे कि धन निकासी के सिद्धांत के बारे में पूछता है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आईएमएफ के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर। देखो ये करंट से क्वेश्चन है तो इसको आपको याद में नहीं रखना है, ठीक है। जो करंट के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, आप पढ़ लीजिए खुद ही अपने आप, ठीक है। 2016 की बात पूछ रहा है, 2016 में कितनी आर्थिक वृद्धि दर है। तो ध्यान रखना करंट से आपको जो भी जितने भी हमारे इंडेक्स हैं, जितने भी सूचकांक हैं, उनको आपको ज़रूर याद करना है। हमें देखो इस क्वेश्चन से क्या मिल रहा है, हमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला क्वेश्चन सेकंड, लेकिन हमें ये इम्पोर्टेंट है कि हमें क्या पढ़ना है करंट में, सूचकांक जरूर पढ़ के जाने हैं। सूचकांक से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो जितने भी सूचकांक आते हैं उन सभी की आप करंट अफेयर में से उसको रीड कर लीजिए। चलिए चलते हैं। तो ध्यान रखेंगे 2016 में कितनी थी? 7.3% थी बस। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें कहा गया है बुर्किना फासो जिसमें कुख्यात आतंकी आक्रमण हुए विश्व के किस हिस्से में स्थित है। देखो ये भी 2016 के करंट का क्वेश्चन है। तो करंट के कितने क्वेश्चन हो गए? 2 क्वेश्चन हो गए अब तक, ठीक है। बुर्किना फासो में एक आतंकी अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक पूछ रहा है वो विश्व के किस हिस्से में। तो ये जो है पश्चिम अफ्रीका में। कहाँ पर है बुर्किना फासो? पश्चिम अफ्रीका में। 2016 में यहाँ पर
हमला हुआ था, 28 लोग मारे गए, अलकायदा संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। चलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें क्या वर्ल्ड की हमारी जो वर्ल्ड की टॉप करंट अफेयर होती है उसको यहाँ पर ध्यान में रख करके जाना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय लेख ने 2016 में DCDSC पुरस्कार दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए जीता है। तो ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन करंट के हो गए, ध्यान रखेंगे। देखो कितने क्वेश्चन यहाँ पर करंट के आए हैं, तो इसीलिए आपको करंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप करंट पढ़ के जरूर जाएंगे। यूपीपीसीएल में करंट के 5 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांति में मार्क्सवाद का इतिहास में पहली बार सफलतापूर्वक प्रदर्शन हुआ था? तो ये हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री से है। कहाँ से? ये वर्ल्ड हिस्ट्री से ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी थोड़ा सा पढ़कर जानी है। जितनी ल्यूसेंट में वर्ल्ड हिस्ट्री है आप उसको ही रीड कर लीजिए, आप ज़्यादा किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वहीं पर आपको सब कुछ दे रखा होगा। निम्नलिखित में से किस क्रांति में मार्क्सवाद का इतिहास में पहली बार सफलतापूर्वक प्रदर्शन हुआ? तो ये हुआ था हमारा बोल्शेविक क्रांति में। बोल्शेविक क्रांति में मार्क्सवाद का पहली बार सफलतापूर्वक प्रदर्शन हुआ था। पढ़ लेते हैं, मार्क्सवाद का इतिहास में पहली बार सफलतापूर्वक प्रदर्शन बोल्शेविक क्रांति के समय हुआ था। रूस में बोल्शेविक क्रांति लेनिन की अध्यक्षता में 7 नवंबर 1917 में हुई थी। ध्यान रखेंगे, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? रसिया में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? लेनिन की अध्यक्षता में हुई थी। अब पूछेगा कब हुई थी? 7 नवंबर 1917 को हुई थी। अब चलिए और पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या क्या दे रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स जर्मनी के निवासी थे। कहाँ के थे? ये निवासी तो जर्मनी के थे, कार्ल मार्क्स। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक हैं ये, जिसने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तकें लिखी थी, जिसका प्रभाव बोल्शेविक क्रांति पर पड़ा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। वो क्वेश्चन क्या क्या पूछता है मार्क्सवाद के बारे में? मार्क्सवाद में पूछता है इनकी जो बुक हैं दास कैपिटल और कम्युनिस्ट फेस्टो, पूछता है दास कैपिटल के राइटर कौन है या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कौन है। ठीक है, पूछ सकता है। मार्क्स कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। और यहाँ पर बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? रसिया में। कब हुई थी? 1917 में। किसकी अध्यक्षता में? लेनिन की अध्यक्षता में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, करंट के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। करंट से बस आपको ये लेना है कि हमें कितने क्वेश्चन करंट के पूछे जा रहे हैं और किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। वर्ल्ड का पूछा जा रहा है या इंडिया का? किसी देश की अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति संबंधी दबाव के बीच कौन सा उपाय कार्यान्वित होना चाहिए? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा है किसी देश की अर्थव्यवस्था है वह उस पर मुद्रास्फीति संबंधी दबाव के बीच कौन सा उपाय कार्यान्वित होना चाहिए। किसी देश में इस समय मुद्रास्फीति है, अब मुद्रास्फीति के बीच में क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि हम मुद्रास्फीति से बाहर निकल सकें? तो पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जानी चाहिए, ब्याज दर में कमी की जानी चाहिए, लोक क्षेत्र के व्यय में कमी लाई जानी चाहिए। तो 3 स्टेटमेंट है। अब पूछ रहा है इन 3 स्टेटमेंट्स में कौन कौन से उपाय आपको करने चाहिए। तो केवल आपको क्या करना चाहिए? प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जानी चाहिए यदि मुद्रास्फीति के दबाव में कोई भी कंट्री की इकोनॉमी चल रही हो तो। ठीक है, तो उसका उपाय क्या है? जो प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनमें क्या कर दी जाए? वृद्धि कर दी जाए। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मुद्रास्फीति से तात्पर्य सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि से है। किसी देश की अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति संबंधी दबाव को रोकने के लिए प्रत्यक्ष करों में वृद्धि, खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा प्रतिभूतियों का विक्रय, नगद कोष अनुपात में वृद्धि आदि उपाय कार्यान्वित किए जाने चाहिए। तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपको स्फीति क्या होती है? स्फीति से तात्पर्य सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि से है। स्फीति क्या है? किसी भी सामान्य जो कीमत होती है उसमें क्या है? वृद्धि से है। अब इसको जब रोकना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा?
पहला तो आपको प्रत्यक्ष करों में वृद्धि करनी होगी। दूसरा, खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा प्रतिभूतियों का विक्रय, नगद कोष अनुपात में वृद्धि आदि उपाय क्रियान्वित किए जाने चाहिए। तो आपको नॉर्मल इकोनॉमिक्स भी पढ़ते जानी है। 1-2 पेज आप डेली रीड करते रहिए, जिससे कि आपका एग्जाम यहाँ पर सही हो, क्योंकि यूपीपीसीएल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी यहाँ पर प्रत्येक साल पूछता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने काफ़ी समय के बाद नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, सेशेल्स आदि देशों में द्विपक्षीय यात्राएं शुरू की। बस ये कौन हो सकते हैं मोदी जी के अलावा? मोदी ही जी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने नेपाल है, ऑस्ट्रेलिया है, फिजी है, सेशेल्स आदि देशों में द्विपक्षीय यात्राएं शुरू की हैं। तो ये इसका आंसर क्या है? मोदी जी इसका आंसर है। प्रधानमंत्री, ये भी करंट से ही क्वेश्चन है। तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 4 क्वेश्चन करंट से हो जाते हैं, 117। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर दोस्तों अपने इसकी तरफ, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। नरेंद्र मोदी वैश्विक व्यापार और शांति को महत्व देने हेतु कई देशों की यात्राएं की। पदभार संभालने के बाद मोदी ने नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, सेशेल्स आदि देशों की द्विपक्षीय यात्राएं पूरी की। पदभार संभालने के बाद मोदी ने सबसे पहले भूटान की यात्रा की थी। ये इम्पोर्टेंट है हमें। ठीक है, कि जब जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद में उन्होंने सबसे पहले कहा कि भूटान को चुना था यात्रा करने के लिए, जहां इन्होंने भूटान की संसद को संबोधित किया। इन्होंने वर्ष 2014 में काठमांडू की यात्रा की, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई पहली द्विपक्षीय यात्रा है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, निम्न में से टेस्ट ना खेलने वाला वह कौन सा देश है जिसने भारत को पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पराजित किया? यानी कि एक ऐसा कंट्री है जिसने टेस्ट नहीं खेला है, लेकिन उसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में क्या करा है? भारत को पहली बार पराजित किया है। तो आपका आंसर यहाँ पर बी आंसर होगा, श्रीलंका टेस्ट न खेलने वाला देश है जिसने भारत को पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पराजित किया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा गेम्स होते हैं उससे भी करंट अफेयर बनती है, तो आप वहाँ पर उससे भी क्या कहते हैं उसको भी अच्छे से रीड करेंगे। किस किस प्रकार की करंट अफेयर आपको बन रही है आप देख सकते हैं। चौथी अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी चैंपियनशिप का आगाज किस राज्य में हुआ? देखो ये भी क्या है, करंट अफेयर्स है। तो कितने? 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से हो गए आपके। तो देखो 5 क्वेश्चन से भी ज़्यादा यहाँ पर पूछे गए हैं 2016 में। 2016 में चौथी अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी चैंपियनशिप का आगाज दीमापुर, नागालैंड में किया गया था। देखो इस वीडियो को क्या है, इस वीडियो का उद्देश्य जो है आपको जीएस पोर्शन के बारे में जागरूक करना, आपको अवेयर करना है कि आपको जीएस किस प्रकार पढ़नी है। बच्चे को यही पता ना होता है स्टूडेंट को कि मैं जीएस में पढ़ूँ तो पढ़ूँ क्या। तो आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन तो यहाँ पर करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर में इंडेक्स पढ़ना है आपको, और गेम्स के कुछ वो पढ़ने हैं। जितनी भी यात्राएं होती हैं, जो हमारे जो जितने भी नेता होते हैं बड़े बड़े, पीएम हो गए, राष्ट्रपति हो गए, इन सभी की क्या यात्राओं के बारे में पढ़ना है, और इकोनॉमिक्स को आपको पढ़ना है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अपना, राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन हमारा ज्योग्राफी से आया है, भूगोल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो भूगोल में आपको जो हमारी लोकेशन होती हैं, जो भौगोलिक स्थान होते हैं, उन सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है। देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? आपका सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान के सिरोही जिले में दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है जो जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। पूछ सकता है दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? जैन धर्म को। ठीक है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, इसका पूरा नाम इस प्रकार आता है। कहाँ पर है? राजस्थान में। और राजस्थान में भी अगर डीप क्वेश्चन पूछेगा किस जिले में? सिरोही जिले में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान के सिरोही जिले में दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू नगर पर स्थित है। ये भी अच्छा है। देखो यहाँ पर राजस्थान के माउंट आबू पर सिरोही जिले में स्थित है। 11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान चालुक्य राजाओं वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा 1231 ईस्वी में बनवाया गया था।
तो इसमें कौन कौन सा फैक्ट है? सबसे पहला, दिलवाड़ा के मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ है? राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पर स्थित है। कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। पहला तो डायरेक्टली पूछा जाएगा किस राज्य में है, तो राजस्थान में। पूछा जाएगा राजस्थान के किस जिले में? सिरोही में। और सिरोही में भी कहाँ पर? माउंट आबू पर स्थित है। ठीक है। किसके लिए समर्पित है? जैन धर्म के लिए समर्पित है। अब पूछ सकता है किसने बनवाया? तेजपाल और वास्तुपाल ने, चालुक्य राजाओं ने बनवाया। ये आता है क्वेश्चन, किसने बनवाया? चालुक्य राजाओं, वास्तुपाल और तेजपाल ने। कब? 1231 में बनवाया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो हम यहाँ पर कितने कर चुके देख सकते हैं, 80 तक कवर कर चुके हैं। अब 80 के बाद में हमारा यहाँ पर आ जाएगा 81 को पढ़ लेते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए मैं आपको लेकर के आया था कि जिससे कि आपको कुछ लेवल पता पड़े, क्या लेवल हमारा जीएस का रहता है। धोने के सोडे, जैसे धोने का सोडा क्या होता है? बासिंग सोडा। यानी कि ये कहाँ से आया है? साइंस से क्वेश्चन आया है दोस्तों। कोई भी पोर्शन यहाँ पर छोड़ता नहीं है। यूपीपीसीएल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रचलित नाम है? इसका क्या पूछ रहा है? इसका साइंस नाम पूछ रहा है, वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है। तो धोने का सोडे का नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, धोने का सोडा, धोने के सोडा यानी कि बासिंग सोडा का प्रचलित नाम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है। इसका उपयोग गिलास निर्माण, कागज उद्योग, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, धुलाई के लिए घरों में धावन सोडा के रूप में किया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, इन सभी के नाम ध्यान में रखने होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, CaCO3। ठीक है, और ये हो ही गया आपका Na2CO3। इसके वो नाम, इनके फॉर्मूला ध्यान रखने कि क्या हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये हो जाएगा। यहाँ पर जब H लग जाएगा तो बाई हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चनों को थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, जिससे कि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पाए। कौन सा एशियाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में रजत जीतने वाली पहली भारतीय महिला बिल्डर है? तो देखो, गेम्स तो आपको ज़रूर पढ़ के जाने हैं। गेम्स की जो करंट अफेयर है उनको आप स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि गेम्स से आपको ज़्यादा के ज़्यादा 3 क्वेश्चन गेम्स के हो गए अब तक। 3 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको गेम्स के पूछ रहा है। 2000 पूछ रहा है कि एशियाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बॉडी बिल्डर पूछ रहा है। तो ये श्वेता राठौर महिला बॉडी बिल्डर है जितने एशियाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। ठीक है, तो 2015 में इन्होंने जीता है। आप पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें ये इम्पोर्टेंट है कि करंट अफेयर हमें किस लेवल की पढ़नी है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा ना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एक विशाल चट्टान को काट कर बनाई गई बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही। इसमें ये कहा गया है कि एक विशाल चट्टान को काट करके बुद्ध की प्रतिमा बनाई है। ये वो किस स्थान पर है? बामियान। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है ये बामियान। ठीक है, बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा 53 मीटर है, जिसे 6ठी शताब्दी में विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया। इस प्रतिमा को इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा वर्ष 2001 में नष्ट कर दिया, इसको तोड़ दिया गया है दोस्तों। और ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान के बामियान में है। ध्यान रखेंगे, पूछता है क्वेश्चन कि बुद्ध की जो चट्टान को काटकर प्रतिमा बनाई गई है वो कहाँ पर है? अफगानिस्तान के बामियान में है। ये कहाँ है? अफगानिस्तान के बामियान में। डी ऑप्शन आपका आंसर है दोस्तों। दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा संविधान से। संविधान से देखो, संविधान के आपको आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, और आपको यहाँ पर जितने भी संशोधन होते हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है। लूसेंट में जितनी संविधान है वो आपके लिए सफिशियंट है। लूसेंट का संविधान आप पढ़ लीजिए, या आपको यूथ कंपटीशन की बुक होगी आपके पास, ऑब्जेक्टिव। तो ये मैं यूथ से लगा रहा हूँ, यूथ का मुझ पर प्रीवियस ईयर्स का प्रैक्टिस सेट है। प्रीवियस ईयर्स के जो यूथ की जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आते हैं UPPCL UPRVNL वाले, वो बुक आप खरीद लीजिए। वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आपको उसमें टेक्निकल, नॉन टेक
सब कुछ मिल जाएगा, टैग भी होगा और नॉन टैग, वो प्रीवियस ईयर की बुक है तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 119वां संविधान संशोधन विधेयक किन देशों की जोड़ी के बीच LBA को लागू करने के लिए था? 119वां संविधान संशोधन विधेयक, देखो ये विधेयक है, ठीक है, और जब ये विधेयक पास हो जाता है तो ये बन जाता है संविधान संशोधन। तो ये पूछ रहा है 119वां संविधान संशोधन विधेयक 2013 को मई 2015 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है। यानी कि ये 2013 का विधेयक है और 2015 में पारित किया गया। इसमें क्या कहा गया है, इस विधेयक का उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के मध्य 41 वर्षों पुराने भू सीमा समझौता, देखो 1974 से जो भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ सीमा वो क्षेत्र ऐसा था जो कि डिस्ट्रीब्यूट था, ठीक है, जिनको ना ही तो इंडिया की नागरिकता प्राप्त थी ना ही बांग्लादेश की, इसीलिए उसका जो है वहाँ से सॉल्यूशन निकाला गया 119वां संविधान संशोधन विधेयक, जो क्या बना था, 100वां बना था, ठीक है, 100वां संविधान संशोधन बना था, कानून पढ़ सकते हैं यहाँ पर। 1974 को प्रभाव में लाना है। ये विधेयक दोनों देशों के अंतर क्षेत्र को शिविरों को अदला बदली द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य एक नई मानक सीमा का निर्धारण करेगा। तो यहाँ पर 3 बीघा कॉरिडोर जो है बांग्लादेश को इसमें दिया गया था, सही है। तो यहाँ पर कुछ अदला बदली की गई थी जिससे कि हमारी जो सीमा है उसका निर्धारण किया जा सके, सीमा विवाद सॉल्यूशन किया गया था 119वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं, ये 100वां वो था कानून, 100वां संविधान संशोधन। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, 185वां। इसमें क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे कम भूखंड स्थित है? इन्होंने ये कहा सबसे कम भूखंड किस में है, ऑस्ट्रेलिया में है। पूछ रहा है क्वेश्चन कौन सा महाद्वीप ऐसा है जिसमें सबसे कम भूखंड है, तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा है जिसमें सबसे कम भूखंड स्थित है। यह महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछता है कौन सा महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में, तो हमारा ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इस महाद्वीप की अधिकांश मरुस्थलीय है, यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, इसी कारण इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। पहले तो पूछेगा सबसे दक्षिणी गोलार्ध में है ऑस्ट्रेलिया, सबसे भूखंड भी इसी में है, प्यासी भूमि का देश भी इसको कहा जाता है क्योंकि मरुस्थलीय है यहाँ पर। इसके अन्य उपनाम द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस और लैंड ऑफ कंगारू, देखो यहाँ पर इसके नाम उपनाम बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं, द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज और लैंड ऑफ कंगारू ये नाम है, और प्यासी भूमि का देश भी इसका इम्पोर्टेंट नाम है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये सभी नोट कर लें आप। चलिए दोस्तों अब चलते हैं, हम देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया था, तो आप ध्यान में रखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिना देरी किए हुए इसको फिनिश करते हैं। पूछा गया है संविधान से ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न 2 कथनों पर ध्यान दें। जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव, सबसे पहले तो ये किसने प्रस्तुत किया था, ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के ही बाद इसको प्रस्तावना, जो प्रस्तावना है वही हमारी क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव है, ठीक है। अब देख सकते हैं इस प्रस्ताव में घोषित किया गया कि अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और दलितों के वर्गों के वैधानिक हितों को सुरक्षित करने के लिए उचित प्रावधान सुनिश्चित किए जाएंगे। प्रस्ताव में घोषित किया गया कि संघ के संपूर्ण परिक्षेत्र की स्वतंत्रता, सभी अधिकार जिनमें भूमि, समुद्र, वायुमंडल में निहित अधिकार समाहित हैं, संरक्षित किए जाएंगे। तो ये कुछ कथन है। उसके बाद हम पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सत्य है, तो हमारे दोनों कथन यहाँ पर क्या हैं, सत्य हैं, ठीक है। दोनों ही कथन कैसे हैं भाई, सत्य हैं। ध्यान रखेंगे कि जो हमारे दोनों कथन हैं इसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, दलितों के वर्गों को वैधानिक हितों को सुरक्षित करने के लिए उचित प्रावधान सुनिश्चित किया, और साथ ही साथ संपूर्ण परिक्षेत्र की स्वतंत्रता, सभी अधिकार जिनमें भूमि, समुद्र, वायुमंडल में निहित अधिकार समाहित हैं, संरक्षित किए गए थे इसके द्वारा। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा।
उद्देश्य प्रस्ताव में किया गया था जो अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित थे उनके हितों को सुरक्षित किया गया, और साथ ही साथ जो हमारे संघ के संपूर्ण परिक्षेत्र, स्वतंत्रता, सभी अधिकार जिनमें भूमि, समुद्र, वायुमंडल थे उसको भी संरक्षित किया गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यूपीपीसीएल अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, वो चाहे साइंस हो, ज्योग्राफी हो, चाहे आपकी साइंस हो, ज्योग्राफी हो। मॉडर्न हिस्ट्री को तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा और करंट को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री तक ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसको पढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपको कहाँ से पूछा गया है? ये इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। साइंस का भी कह सकते हैं, इन्वायरमेंट का भी कह सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। ये गैसें मुख्यतः प्राकृतिकों, कल कारखानों, वाहनों से निकलने वाले धुओं में पाई जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, तो देख सकते हैं यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मैथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड ये वाला। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CFC ग्रीन हाउस गैस हैं, जबकि हाइड्रोजन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पर है क्वार्ट्ज क्रिस्टल का रासायनिक संगठन है। जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है उसका रासायनिक संगठन पूछ रहा है कि वो उसका रासायनिक संगठन किससे बना है क्वार्ट्ज क्रिस्टल का। तो हमारा जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ये हमारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, क्वार्ट्ज। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम जो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पर इसका पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है इसकी एक्सप्लेनेशन में। इसमें कहा गया है कि इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल का रासायनिक रूप से सिलिकॉन डाइऑक्साइड का संगठन है। क्वार्ट्ज एक खनिज है, रेत ग्रेनाइट का मुख्य घटक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के सिलिकॉन ऑक्सीजन के चतुष्फलकीय से बना होता है, जिसमें प्रत्येक ऑक्सीजन 2 चतुष्फलकीयों में साझा होता है। पृथ्वी की भूपर्पटी पर क्वार्ट्ज दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज है। ये पूछ सकता है आपको एग्जाम में, क्वार्ट्ज क्रिस्टल सबसे पूछता है। ये तो ये है कि इसका ये किसका रासायनिक रूप है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। पृथ्वी के भूपृष्ठ पर पाए जाने वाला दूसरा खनिज कौन सा है? क्वार्ट्ज है हमारा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा 3 मौद्रिक नीति में व्यवधान कहे जाते हैं। तो हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है मान्यता व्यवधान, प्रशासनिक व्यवधान, संचालन व्यवधान और प्रभावशीलता व्यवधान। ये हमें 3 मौद्रिक नीति में व्यवधान कहे जाते हैं, इनके बारे में बताना है। तो चलो दोस्तों इसके चलते हैं हम एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है उसको हम पढ़ते हैं। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। जिस नीति के अनुसार मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा विनियमन करता है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। इसका उद्देश्य राज्य का आर्थिक विकास, आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित करना होता है। मान्यता व्यवधान, प्रशासनिक व्यवधान और संचालक व्यवधान मौद्रिक नीति के 3 प्रमुख व्यवधान है। तो यही तो पूछ रहा था, मौद्रिक नीति के 3 प्रमुख व्यवधान कौन कौन से हैं? मान्यता, प्रशासनिक और संचालन व्यवधान। अब मौद्रिक नीति क्या होती है? जिस नीति के अनुसार मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा नियमन करता है वही हमारी क्या कहलाती है? मौद्रिक नीति कहलाती है। और 3 इसके प्रमुख व्यवधान है, मान्यता, प्रशासनिक और संचालन। तो दोस्तों अब हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी धारा फ्लोरिडा प्रायद्वीप की जलवायु को प्रभावित करती है। जो फ्लोरिडा प्रायद्वीप है उसकी जलवायु को कौन सी जलधारा प्रभावित करती है? तो गल्फ स्ट्रीम, जो इसे गल्फ धारा भी बोलते हैं, ये क्या करती है? फ्लोरिडा प्रायद्वीप की जलवायु को प्रभावित करती है। किस प्रकार करती है? गल्फ धारा फ्लोरिडा प्रायद्वीप के जलवायु को प्रभावित करती है। फ्लोरिडा धारा जब एटिलिस धारा को जल समाविष्ट कर हेड्रस अंतरीय से आगे बढ़ती है तो ये खाड़ी धारा तथा गल्फ स्ट्रीम गर्म के नाम से जानी जाती है और उत्तर अमेरिका के पूर्वी तटों के सहारे प्रवाहित हुई न्यूफाउंडलैंड तक जाती है। ध्यान रखें यहाँ उत्तर से आने वाली लैब्राडोर की धारा इसमें मिल जाती है, जिस कारण
ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादन केंद्र ग्रांड बैंक विकसित करता। बहुत ही इसकी जो ये एक्सप्लेनेशन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कई क्वेश्चन छुपे हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं देखो इस वीडियो का उद्देश्य क्या है, आपको जीएस पोर्शन के बारे में जानकारी देना है, आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है। तो देखो, एक तो आपको करंट अफेयर पढ़नी है अच्छे से। करंट अफेयर क्या पढ़नी है, करंट अफेयर में भी आपको जो हमारे एक तो पीएम हो गए और हमारे जो प्रेसिडेंट हो गए, उनकी यात्राओं के बारे में थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दूसरा हमें गेम्स में बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, गेम्स से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे ज़रूर। और तीसरा हमको पढ़ना है करंट अफेयर में जो हमारे इंडेक्स होते हैं उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखना, उससे आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इंडेक्स जरूर पढ़ना है, गेम्स जरूर पढ़ने हैं, और पीएम की जो जितनी भी यात्राएं होती है उनके बारे में पढ़ना है। अब आ जाते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आपको देखो यहाँ पर एंशियंट जो प्राचीन होती है उसको पढ़ लेंगे, और साथ ही साथ आप पढ़ लेंगे मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न अब ये ट्रेंड चल रहा है, इसमें प्राचीन पूछता है और मॉडर्न पूछ रहा है। जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम होते हैं, बीच में बहुत कम पूछता है, बीच में पूछता है कौन सी इमारत किसने बनवाई, बस इतना पूछता है। युद्ध के बारे में पूछता है, ज़्यादा किसी के बारे में नहीं पूछता है। ठीक है दोस्तों, और आपको जीएस ज्योग्राफी में भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, जो हमारी भौगोलिक स्थान होते हैं, कोई पर्वत हो गया, कोई पहाड़ हो गया, या कोई मंदिर हो गया, कहाँ पर स्थित है, इन सभी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आपको जो नदी हो गए, झरने हो गए, इन सभी के बारे में भी ध्यान में रखना है, नदी झरने के बारे में पूछता है। इकोनॉमिक्स को ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे आप। ठीक है, इकोनॉमिक्स में ऐसा ही रहता है, तो 1 या 2 पेज आप डेली पढ़ते चले जाएंगे इकोनॉमिक्स का। चलिए, आपको यहाँ से बहुत कुछ मिला होगा, बहुत ही कुछ आपके अंदर एनर्जी आई होगी, किस प्रकार आपको जीएस पढ़नी है, तो कहाँ कहाँ से पढ़नी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जय हिंद।